रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन सैफुल कवारी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे इस साल के सबसे बड़े इवेंट की खबरों के साथ, यानी कि कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 की खबरें। और यही खबरें होनी भी चाहिए क्योंकि दुनिया भर में जितने भी फुटबॉल के चाहने वाले हैं और जो नहीं भी चाहने वाले हैं वो किसी न किसी एतबार से कतर का तज़किरा कर ही रहे हैं। और यहाँ पर कतर में कतर इकनॉमिक फोरम 2022 में भी यही मौजू छाया रहा और दुनिया की नामी गिरामी शख्सियात ने इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया, जिनमें सर फहरिस्त साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी, जिन्होंने सबको वेलकम कहा और ये कहा कि इस साल होने वाला ये इवेंट एक यादगार साबित होगा। और इस मौके पर हम तमाम दुनिया के लोगों को, शायकीन को, सरबराहान को खुशामदीद कहते हैं। कतर इकनॉमिक फोरम से बात करते हुए कतर म्यूजियम अथॉरिटी की सरबराह शेख अल मय्यासा बिन हमद बिन खलीफा आल सानी ने कहा कि फीफा कतर वर्ल्ड कप 2022 एक इंतहाई अहम मौका है, न सिर्फ कतर के लिए बल्कि पूरे अरब मुल्कों के लिए। और जब से कतर को इसकी मेज़बानी का शरफ मिला, यानी कि 2010, तभी से तैयारियां इस तरह की शुरू कर दी गई थी कि पूरी अरब दुनिया को शामिल करते हुए एक ऐसा सकाफती मंजरनामा तरतीब दिया जाए, कतरी और अरबी ट्रेडिशन को इस खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाए कि यहाँ आने वाले और दुनिया भर में तमाम मैचेस को देखने वाले न सिर्फ कतर के कल्चर और सकाफत से उनको आगाही हो, बल्कि अरब ट्रेडिशन क्या है, अरब कस्टम्स क्या है और कैसा है ये अरब मुआशरा और इनकी तारीख क्या है, उसको दिखाया जाएगा मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए से, एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, एग्जीबिशंस के ज़रिए से। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सरगर्मियां जिनका ऐलान वक्त आने पर किया जाएगा। फ़िलहाल तो यूं है, शेख अल मय्यासा बिन हमद बिन खलीफा आल सानी ने कहा कि कम से कम 18 अहम ऐसे फनपारे पेश किए जाएंगे कि जो कतर और अरब दुनिया की सकाफत और कल्चर की नुमाइंदगी करेंगे। कतर इकनॉमिक फोरम 2022 से यहाँ जो मुंतज़िमा कमेटी है फुटबॉल वर्ल्ड कप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, यानी कि सुप्रीम कमेटी फॉर लेगेसी एंड डिलीवरी, उसके सेक्रेटरी जनरल मोहतरम हसन अब्दुल्ला अज़वादी ने भी फोरम से खिताब किया और उसके दौरान उन्होंने इंकिशाफ किया कि अब तक कतर वर्ल्ड कप की कम से कम 12 लाख टिकट्स फरोख्त की जा चुकी हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये तो 12 लाख दी गई हैं, लेकिन जो हमें रिक्वेस्ट मौसूल हुई, जितने लोगों ने टिकटें खरीदना चाहिए, उनकी तादाद 27 मिलियन तक जा पहुंचती है। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए जितने वेन्यूज़ तैयार किए गए हैं उनमें जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके हालात को बहुत बेहतर बनाया गया है। और लेबर के हुकूक के फील्ड में कतर ने बहुत सारी इस्लाहात की हैं, बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है। और साथ ही साथ ये भी कि वर्ल्ड कप के दौरान 28 बिलियन डॉलर मुख्तस किए गए हैं ताकि जितने लोग काम करने वाले हैं उनको बेहतर रोज़गार के साथ उनकी तनख्वाहें और उनके दीगर अखराजात को पूरा किया जा सके। और एक आखिरी बात जो ज़वादी साहब ने कही वो ये कि हालांकि कोविड-19 की वजह से परेशानियां आईं, लेकिन कतर अल्हम्दुलिल्लाह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में पूरी तरह से कामयाब रहा और अब हम फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस्तकबाल के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं। कतर इकनॉमिक फोरम 2022 से खिताब किया कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के सीईओ मोहतरम नासिर अल खातिर ने भी, और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि तकरीबन 1.2 मिलियन से लेकर के 1.5 मिलियन विजिटर्स या टूरिस्ट इस टूर्नामेंट के
दौरान कतर आएंगे और उनके इस्तकबाल के लिए हम तैयार हैं। साथ ही साथ उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी के साथ बात करते हुए ये कहा कि इस वर्ल्ड कप के हवाले से जो कुछ मुल्कों में नुक्ताचीनी की जाती है या कुछ कतर पर तनकीद की जाती है, वो लोग इन पहलुओं को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, उन इस्लाहात को, उन रिफॉर्म्स को जो कि कतर ने की हैं मज़दूरों के और वर्कर्स के हुकूक को महफूज करने के लिए, जिनमें कि उनकी कम से कम सैलरी और साथ ही साथ उनके काम करने की मुद्दत का तयन वगैरह सब कुछ किया गया है। और मज़ीद ये उन्होंने कहा कि कतर इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी के ज़रिए से तकरीबन $17 बिलियन का इजाफा करेगा अपनी मईशत में। कतर इकोनॉमिक फोरम से खिताब करने वालों में फीफा के सदर जनाब जियानी इन्फेंटिनो भी मौजूद थे, जिन्होंने कि अपनी खुशी और हैरत का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी टूर्नामेंट में ऐसी तैयारियां नहीं देखी कि जो वक्त से इतना पहले मुकम्मल हो चुकी हों। मिस्टर इन्फेंटिनो ने मजीद कहा कि 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप अब तक की फुटबॉल की तारीख का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट होगा और सबको इंतहाई शिद्दत के साथ इस बड़े इवेंट का इंतजार है। फीफा के सदर ने यह भी कहा कि ठीक है, ऑर्गेनाइजर तो इस टूर्नामेंट का कतर है, लेकिन ये टूर्नामेंट पूरे खलीजी मुल्कों का और पूरे अरब मुल्कों का है और सभी लोग इससे लुत्फानंदोज होंगे और सभी को हम कतर में कहते हैं वेलकम। एक बड़ा अहम पॉइंट जो उन्होंने जिक्र किया वो ये कि इस पूरे मसले को और इस पूरे टूर्नामेंट को सच की नज़र से हकीकत के आईने में देखा जाना चाहिए। जो हकायक तोड़ मरोड़ के पेश किए जाते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। मुख्तलिफ अंदाज में इस वर्ल्ड कप को दुनिया याद रखना चाहती है और ख़ास तौर पर अरब मुल्कों में इसका जो क्रेज़ है और जिस मुख्तलिफ अंदाज में इसको एक यादगार के तौर पर जिंदा रखने की कोशिशें हैं, उनमें से ही एक लुबनान से आई है एक चीज़, और ये चीज़ नहीं बल्कि ये एक पत्थर है। एक 1 by 1 मीटर का एक बड़ा सा पत्थर है, एक चट्टान है। उस चट्टान का आगाज होता है जो कि देखने से ताल्लुक़ रखती है। एक तो ये कि उसके बीचों बीच फुटबॉल बनाया गया है, पत्थर में तराश करके बेहतरीन किस्म का खूबसूरत सा रंगों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है फुटबॉल। इस फुटबॉल के बीचों बीच जो वर्ल्ड कप का जो शिआर है, मतलब उसका जो उसका मैस्कट है उसको बनाया गया है और उसके बाद बल्कि उसका जो लोगो है उसको बनाया गया है और उसके बाद फिर इस वर्ल्ड कप की जितनी भी टीमें पार्टिसिपेंट्स हैं, जो 32 टीमें हैं, उनके नाम को भी कंधा किया गया है फुटबॉल के अलग-अलग हिस्सों में, लेकिन इस तरह से कि कोई एक दूसरे से अलग महसूस नहीं होता है। और नीचे और ऊपर अरबी और इंग्लिश में लिखा गया है फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 और जो टॉप पर एक लाइन लिखी गई है अरबी में लिखा गया है अस्सलामु लिजमीअल उम्म, जिसका मतलब होता है पीस फॉर ऑल नेशंस, और इसको इंग्लिश में भी लिखा गया है। और ये कारनामा अंजाम दिया है लुबनान के एक मीडिया पर्सन मोहम्मद नून ने, जिन्होंने के दीगर जो आर्टिस्ट हैं उनकी भी मदद ली है और जो कशीदाकारी या जो तराशने का काम जो अंजाम दिया है वो लुबनान के आर्टिस्ट हैं हिलाल अवादा। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि 127 किलो भारी ये चट्टान जो कि 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है, उसको यहाँ कतर में लाया जाएगा और फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान उसको नुमाइश के लिए रखा जाएगा। फुटबॉल से जुड़ी हुई एक और खबर, लेकिन किसी मैच की नहीं बल्कि एक मैच विनर की, एक ऐसे खिलाड़ी की कि जो बेहतरीन और शानदार फुटबॉलर होने के साथ साथ एक अजीम इंसान भी है। गुज़िश्ता दिनों यहाँ कतर में जो सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी है उसके स्पोक्समैन
मोहतरम खालिद नामा उन्होंने भी उनके हवाले से बहुत तफसीली एक थ्रेड लिखा था ट्विटर पर और उनकी तारीफ की थी सादियो माने की कि जब यहाँ पर वो आए थे क्लब वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो उस दौरान सेनेगाल के हैं सादियो माने उन्होंने यहाँ पूछा कि मुझे बताइए कोई ऐसी मस्जिद तक मुझे पहुंचाइए जहां पर सेनेगाल का इमाम हो और फिर उनकी मुलाकात हुई उसके पीछे जो उनका जो मकसद है वो ये है कि वो यहां रहने वाले जो सेनेगाल के लोग हैं जो मुख्तलिफ पेशों में काम कर रहे हैं मजदूरियां करते हैं उनसे मिला जाए और उनमें से जिस को मदद की ज़रूरत हो ये खिलाड़ी उनकी मदद करे और उन्होंने की और ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि जहां जाते हैं वहां ये ऐसा ही करते हैं एक सोने के दिल के मालिक 30 साला सादियो मानी 1992 में एक छोटे से गांव में पैदा हुए सेनेगाल में जिसका नाम है सीडीओ और ये सेनेगाल के जुनूब में वाक़े है एक छोटा सा गांव और उस गांव की एक छोटी सी मस्जिद में सादियो मानी के वालिद इमाम थे लेकिन ये बहुत छोटे थे जब हो गया इनका इंतकाल और इंतकाल के बाद यानी सिर्फ 7 साल की इनकी उम्र थी अपनी मेहनत से सादियो मानी पहुंच गए आलमी मंजरनामे पर सेनेगाल के तारीखी तौर पर बेहतरीन फुटबॉलर्स में से एक हैं और फिलहाल उन्होंने मुआहदा कर लिया है जर्मन चैंपियन से और जर्मन चैंपियन के साथ उनका मुआहदा हाल ही में हुआ है बताने वाली बात यह है इस अच्छे इंसान की कि इन्होंने अपने गांव को छोड़ा नहीं भुलाया नहीं वहां पर बनाया सबसे पहले हॉस्पिटल फिर बनाया स्कूल फिर बनाया पेट्रोल पंप फिर बनाए उनकी ज़रूरत के लिए मार्केट्स और फिर बनाई रोड्स और फिर साथ में 4G इंटरनेट का भी वहां पर उसको भी फराहम किया और साथ ही साथ स्कूल में पढ़ने वाले नुमाया तलबा का खर्चा माहाना उठाते हैं और जो अच्छे नंबर लेके आता है उसको लैपटॉप गिफ्ट करते हैं हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं और भी खिलाड़ियों को ऐसा करना चाहिए कतर की बात करते हैं जनाब एक बार फिर कतर के खिलाड़ी हैं यूसुफ बिन अली लेकिन ये खिलाड़ी फुटबॉल के नहीं बल्कि हैंडबॉल के हैं और ये कतर के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने यूरोपियन चैंपियंस लीग जीती है जी हां हैंडबॉल की चैंपियंस लीग इनकी टीम है बार्सिलोना स्पेन की बार्सिलोना और फाइनल मैच में उन्होंने पोलैंड की केल्सी को शिकस्त दी केल्सी क्लब को हराया पहले तो मुकाबला रहा बराबर असल वक्त में दोनों के 28 पॉइंट या गोल थे उसके बाद फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया गया लेकिन उसमें भी बात नहीं बनी और दोनों टीमों के 32 पॉइंट थे और फिर उसके बाद हुआ फैसला कि 7 मीटर से कौन शूट करेगा और उसमें 3 के मुकाबले 5 गोल से जीता बार्सिलोना हैंडबॉल क्लब और इसमें यूसुफ बिन अली जो कि कतर की कौमी हैंडबॉल टीम के अहम खिलाड़ी भी हैं और अब जिक्र करते हैं क्रिकेट का और पहले बात नीदरलैंड और इंग्लैंड की जाहिर है कि टीमों की सलाहियतों के एतबार से दोनों में कोई मुकाबला नहीं लेकिन मुकाबले तो करने पड़ते हैं तभी कमजोर टीमें सीखती हैं मजबूत टीमों को देख करके नीदरलैंड्स और इंग्लैंड के दरमियान 3 ओडीआई मैचों पर मुश्तमिल क्लीन स्वीप किया इंग्लैंड ने जैसा कि मुतवक्के था और तीसरा मैच जो कि हुआ आज जिसमें पहले बल्लेबाजी की नीदरलैंड्स ने 244 रन 244 रन्स बनाए और जवाबन इंग्लैंड की टीम ने इस हदफ को 31वें ओवर की पहली बॉल पर ही हासिल कर लिया नीदरलैंड्स की जानिब से स्कॉट एडवर्ड्स 64 और बेस्डे लीडे 56 रन्स के साथ रहे टॉप स्कोरर जबकि इंग्लैंड की जानिब से ओपनर जेसन रॉय ने 86 बॉल में ही 101 रन बना डाले सेंचुरी नॉट आउट रहे उनके साथ ही फिल सेट 49 पर हुए थे आउट डेविड मैलान पहली ही बॉल बल्कि दूसरी बॉल पर आउट हुए खाता नहीं खोल सके लेकिन कप्तान जॉस बटलर 64 बॉल्स में 86 रन बनाकर रहे नॉट आउट 5 छक्के लगाए 7 चौके लगाए और मैच को जेसन रॉय के साथ मिल करके वक्त से बहुत पहले खत्म कर दिया और अपनी टीम को 3-0 से सीरीज जिता दी श्रीलंका की टीम कर रही है कमाल ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ और
اب اگرچہ ایک میچ باقی ہے اوڈی آئی سیریز کا لیکن آلریڈی سری لنکا اپنی دھاک بٹا چکا ہے اور تیسرا اور چوتھا میچ جیت چکا ہے اور اس سیریز میں آگے بھی چل رہا ہے اور اب آگے کیا چل رہا ہے بلکہ یہ کہ اب تو سیریز ہی ان کے نام ہو چکی 5 میں سے 3 میچ اس کے نام ہو چکے ہیں 5واں مقابلہ جمعے کو کھیلا جائے گا لیکن اس سے پہلے جو میچ ہوا اس کا حال حوالہ آپ کو بتاتا ہوں سری لنکا کی ٹیم اپنے عوام کو جو کہ فی الوقت مہنگائی سے اور دیگر سیاسی حالات سے پریشان ہیں اس پریشانی میں ان کو خوش ہونے کا موقع دے رہی ہے چوتھا میچ 4 رن سے جیتا سری لنکا کی ٹیم نے جو کہ کھیلا گیا تھا کل پہلے کھیلتے ہوئے سری لنکا نے بنائے 258 رنز اور جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم 254 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی مقررہ 50 اوور میں سب سے زیادہ 110 رن بنائے سری لنکا نے جو کہ بہترین فارم میں ہے جبکہ دھننجے دی سلوا نے 60 رن اسکور کیے اور 258 تک پہنچا ٹوٹل سری لنکا کا جواب میں ڈیوڈ وارنر رہے انتہائی بدقسمت کیونکہ 99 پر ہو گئے آؤٹ 1 رن کے فرق سے ان کی سینچری رہ گئی اور پھر ٹیم کا کوئی اور کھلاڑی بھی ان کے ساتھ نہ کھیل سکا اور 4 رن سے ہار گئی آسٹریلیا کی ٹیم اب جو آخری میچ ہے اس سیریز کا وہ کھیلا جائے گا جمعے کو ڈے نائٹ مقابلہ کولمبو میں ہے اور آسٹریلیا کی یقیناً پوری کوشش ہوگی کہ وہ ایک اور میچ جیتے کم از کم سیریز میں یہ تو ہونا کہ بھائی ٹھیک ہے 3 آپ نے جیتے 2 ہم نے بھی تو جیتے ہیں ہوا یوں تھا کہ پہلا میچ تو آسٹریلیا نے ہی جیتا تھا 2 وکٹوں سے لیکن پھر اس کے بعد دوسرے میچ میں سری لنکا نے 26 رن سے تیسرے میچ میں 6 وکٹ سے اور چوتھے میچ میں کل 4 رن سے بازی ماری اور سیریز میں ایسی سبقت حاصل کر لی ہے جو فتح پر جا کے ٹھہرتی ہے اور یاسر شاہ کو پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے تقریباً 1 سال کے بعد وہ نمائندگی کریں گے سری لنکا کے خلاف جولائی میں یہ سیریز ہونے والی ہے اسی کے ساتھ اسپورٹس ساؤنڈ اپ سے عبید طاہر اور تکنیکی معاون کو دیجیے اجازت اپنا رکھیے گا بے حد خیال خدا حافظ